नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हमने राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की क्लास देखी थी और आज की कक्षा में हम सबसे पहले कल पढ़े हुए वाद्य यंत्रों को रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज कुछ बचे हुए जो तत्वाद्य यंत्र उनको पढ़ेंगे और उसके बाद सुशीर वाद्य यंत्रों को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र हमने पढ़ लिए हैं। हमने कल तत्वाद्य यंत्र पढ़े थे और तत्वाद्य यंत्रों के अंदर सबसे पहले हमने एक कूट देखा था कि कातर रावण एक दुकान से गुजरा भपंग। कातर रावण एक दुकान से गुजरा भपंग, जिसमें हमने कमायचा देखा था और तंदूरा देखा था। ये दो तो हमने सबसे पहले की जो क्लास थी उसमें देखी थी। उसके बाद रवाज और रबाब देखा था, रावण हत्ता देखा था, एकतारा देखा था, गुजरी देखा था, जंतर देखा था, भपंग देखा था। और इस दुकान से गुजरा था, दुकान से सॉरी मैं लिख नहीं पाई बीच में, दुकान से गुजरा था तो इसको दुका को था, इसका था अपने दो बीच में से नाम थे, सारंगी वगैरह नाम थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा। कल की कक्षा में कमायचा के बारे में हमने रिवाइज किया था। क्या रिवाइज किया था कि अरे बाड़मेर जैसलमेर वाला कमायचा, तो बाड़मेर और जैसलमेर में मनाया जाता है, बस सॉरी वादन किया जाता है इसका। और इसके बाद में हमने देखा था कि मांगलियार जो है वो इसका वादन करते हैं और मांगलियार को मुस्लिम शेख कहा जाता है, ये देखा था। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने तंदूरा देखा था। तंदूरा में हमने क्या देखा था, इसमें चार तार होते हैं, इसको चौतारा भी कहा जाता है, वेणु भी कहा जाता है इत्यादि देखे थे। उसके बाद में हमने सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र को देखा था और वो था सारंगी। तो जो सारंगी है इसमें हमने देखा था कि ये सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है। इसके बाद हमने देखा था कि ये 27 तारों से बना होता है। इसके बाद हमने देखा था कि इसका वादन गज से किया जाता है। इसके बाद हमने कुछ क्षेत्र देखे थे कि कहाँ कहाँ पर वादन किया जाता है, तो ये बाड़मेर में किया जाता है और जैसलमेर में किया जाता है और मारवाड़ में भर्तृहरि है, गोपीचंद है इत्यादि के ख्याल गाते समय जोगियों द्वारा इसको प्रयुक्त किया जाता है। फिर हमने इसके कुछ कलाकार देखे थे, तो वो थे कौन, राम नारायण जी है, यासिन खान जी है और सुल्तान खान, तीन नाम देखे थे। फिर हमने एक इमेज देखी थी और एक इसका चित्र देखा था, इमेज फोटो देखा था। और उसके बाद में हमने जंतर वाद्य यंत्र को देखा था और जंतर में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपके दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए, ऐसी कुछ इमेज थी और जिसमें ऐसे था और ऐसे था। तो ये जो बीच की खोखली संरचना है इसके लिए हमने एक शब्द पढ़ा था, वो था डांड। और इसके नीचे जो ये तुम्बे जैसी दो संरचनाएं हैं ये इसके वो मगर की खाल के चमड़े से बनी होती है और यहाँ से इसको गले में लटका करके बनाया जाता है। और देव नारायण जी के भोपे जो होते हैं वो इसका मुख्यतः प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हमने रावण हत्ता देखा था। तो रावण हत्ता में हमने एक ऐसी इमेज देखी थी जिसमें तारों के सब देखे थे, इधर एक बैठे हुए महानुभाव बजा रहे थे और फिर यहाँ पर ऐसी कुछ संरचनाएं देखी थी। और रावण हत्ता में क्या याद रखना था कि पाबू जी की फड़ के वाचन के समय और डूंग जी और जवार जी के भोपे भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में हमने एक तारा देखा था। तो एक तारा में हमने क्या देखा था, एक तार से जो बना होता है और मीरा जी के हाथ में जो देखा है, और फिर हमने एक संरचना भी देखी थी जिसमें एक तार है। तो इस प्रकार से हमने कल की कक्षा का रिवीजन किया और अब शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा को। आज हम सबसे पहले सुरिंदा के बारे में पढ़ेंगे। तो सुरिंदा के बारे में ये सबसे पहले जो याद रखने की बात है वो ये है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों में मैंने आपको पहली बार कक्षा में बताया था कि सबसे पहले ये आना बहुत जरूरी है कि ये किस श्रेणी में आता है, तत्व में है, सुशीर्ष में है, अवनद में है, घन में है, कौन से में है। मेनली जो प्रश्न है वैसे ही पूछे जाते हैं। तो सुरिंदा आपने उसमें भी आ रहा था, रावण में कातर रावण वाला जो ट्रिक था उसमें से आ रहा था, उसमें सुरिंदा अपना आ रहा था, सारंगी और सुरिंदा।
तो अपने को वहां से याद है कि ये कौन सा है, तत्वाध्य यंत्र है। आप इमेज को देखिए, आपको ये तारे दिख रही होगी और इसका निर्माण है वो रोहिड़े की लकड़ी से होता है और गज पर इसके घुंघरू होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके माध्यम से इसको बजाया जाता है, लेकिन एक शर्त है, सुरिंदा को गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। अगर कभी भी इस प्रश्न पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें इस नई को हटाने की प्रबल संभावना है। उसमें लिखा हुआ होगा ये गायन के साथ बजाया जाता है, क्योंकि सामान्य हम ऐसा सोचते हैं कि वाद्य यंत्र गायन के साथ बजाए जाते हैं। अगला है गुजरी वाद्य यंत्र। तो तत्वाद्य यंत्र हमें पता ही है, ये रावण हत्था से थोड़ा छोटा होता है, इसमें 5 तार होते हैं और गज इसका अर्धचंद्राकार होता है। अब इसके बाद में इसमें भी मुझे नहीं लगता ये चीजें पीछे वाली ज्यादा याद रखने की जरूरत है, बस इतना आना चाहिए। गुजरी एक तत्वाद्य यंत्र है, सुरिंदा तत्वाद्य यंत्र है और गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। और जो चिकारा है ये कैर की लकड़ी से निर्मित है, कोई जरूरी नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन तत्वाद्य यंत्र है, ये आना चाहिए अपने को। और दुकाकू की सभी इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। दुका को घुटनों के बीच रखकर भील जाति द्वारा दीपावली पर बजाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने लगभग जो तत्वाद्य यंत्र है वो सभी पूरे कर लिया। अब आगे की कक्षा में हम सुशीर वाद्य यंत्रों को देखेंगे। सबसे पहले कूट देखेंगे, जिसके माध्यम से हम सुशीर वाद्य यंत्र को याद कर सके और प्रश्न आने की प्रबल संभावना इस स्लाइड से है। इतनी स्लाइड हर हाल में याद होनी चाहिए। तो वो है, इसका अपन कोड देखते हैं, वो है सनम बापू टीटी है और एक कर्णा को अलग से याद रखना है। ठीक है, तो सनम बापू टीटी है, सनम बापू टीटी है, 4-5 बार इसका दोहराव करना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एस से क्या बनता है। तो एस से 4-5 नाम है। कौन से नाम है? तो सतारा है, सुरनाई है, शहनाई है, शंख है और सिंगी है। सतारा, सुरनाई, शहनाई, शंख और सिंगी, ये 5 एस से है। फिर अपना ए से है अपना राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, और फिर है एन से नर और नागफणी, और एम से है मशक और मोरचंग। फिर बा से अपना बापू से क्या होगा? तो बापू में बा से बांसुरी, बांकिया, पुंगी। फिर टी और टी से तार पितुरही और करना अपने को अलग से याद रखना है। तो इस प्रकार से सनम बापू टीटी है और करना अलग से याद रखना है। इसके माध्यम से पूरे सुशीर वाद्य यंत्र याद हो गए। अब क्लास को रोकिए और 1 मिनट में याद करिए कि तत्व में कौन सा पढ़ा था। तो तत्व में हमने कहा था कि एक दोस्त ने बी से मतलब बफंग से कहा था कि काटकर रावण एक दुकान से गुजरा। अब अपन विस्तार से सुशीर वाद्य यंत्रों को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। और सतारा वाद्य यंत्र, सतारा वाद्य यंत्र में 1-2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। और संरचना वगैरह हालांकि पूछी नहीं जाती है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अलगोजा, शहनाई व सतारा का समन्वित रूप है। सतारा जो होता है ये 3 चीजों का समन्वित रूप है, अलगोजा, शहनाई और सतारा का समन्वित रूप है। अलगोजे की भांति इसमें भी 2 लंबी बांसुरियां होती है, और ये जो 2 लंबी बांसुरियां होती है इसमें एक आधार पर 7 छेद होते हैं और सेकंड बांसुरी पर 4 छेद होते हैं। इच्छा अनुसार इसमें जो छेद होते हैं उनको बंद करके इसके सुर में परिवर्तन संभव है। इस कारण से इसको अत्याधुनिक, इसकी जो ये विशेषता है इसके कारण इसको अत्याधुनिक दर्जा प्राप्त है। और फिर है अगला आपने कि कौन से एरिया में सतारा प्रयुक्त होता है। तो जैसलमेर और बाड़मेर में ये प्रयुक्त होता है। और निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक संगीत का तार वाद्य नहीं है। तो आप इसमें देखिए, अब हमने पढ़ चुके हैं, हम रावण हत्था हमने तत्व में पढ़ा था, कमायचा हमने तत्व में पढ़ा था, इकतारा हमने तत्व में पढ़ा था और सतारा इसका उत्तर है। अब जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपके मन में सब चीजें, जब ऐसा कोई प्रश्न आया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजें याद आनी चाहिए कि रावण हत्था में क्या पढ़ा था। सबसे पहले तत्व देखा था, फिर उसकी संरचना देखी थी, फिर हमने देखा था कि कौन इसको प्रयोग करते हैं, पाबू जी के भोपे करते हैं, डूंग जी जवार जी के भोपे करते हैं वगैरह सारी। जैसलमेर में
और बाड़मेर में ये प्रयुक्त होता है। मंगलियार इसको करते हैं, उनको मुस्लिम शेख भी कहा जाता है। दप्पू खान की इमेज पास में थी। ऐसी सारी चीजें याद आनी चाहिए। एक तारा एक तार वाला है, तथ्य है, सब चीजें ऐसे याद आनी चाहिए। और आप देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि इसमें एक सामान्यता क्या होती है, बांसुरी बड़ी होती है, एक छोटी होती है, और अलगोजे की भांति दो बांसुरियां होती है, जिसमें एक लंबी होती है, इस पर 7 छेद होते हैं, दूसरी में 4 होते हैं, चेंज किया जा सकता है स्वर। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है सुरनाई। तो सुरनाई में, क्योंकि अपने को पता ही है सब पर सुशीर ही पढ़ रहे हैं तो सुशीर ही होगा। तो इसमें देखिए आप, ये कौन सा वाद्य यंत्र है, और उसके बाद में इसकी आकृति जो है वो शहनाई से मिलती है। आप इसको देखिए, इमेज को देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये शहनाई से मिलती है। और वाद्य यंत्र को गीला करके बजाया जाता है। जो सुरनाई है इसको गीला करके बजाया जाता है, और ढोली मंगलियार आदि जातियां इसको प्रयोग करती हैं। अब देखिए, मैंने एक प्रश्न लिया है, वो थोड़ा सा अलग प्रश्न है इसलिए लिया है। हम क्या है, शुरुआत की स्टेज में ये होता है, बाद में तो चलो पढ़ पढ़ के सब चीजें समझ में आ जाती है। हम चाहते हैं तो प्रश्नों में हूबहू शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखो इसमें इसने सुशीर नहीं लिखा, इसने पवन वाद्य यंत्र लिख दिया। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया था, ताकि आपको पता चले कि अगर शब्द को चेंज करके दे तो भी हम प्रश्न को कर सकें। तो आप इसमें देखिएगा, ये जो है कौन सा पवन वाद्य यंत्र नहीं है। तो सुरनाई हम पढ़ रहे हैं, अलगोजा अपने ऊपर ट्रिक में आया था सनम में, ठीक है, तो ए से अलगोजा था, और अपने न से नागफनी वगैरह नर दोनों थे। और कमांचा जो है वो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, और वो क्या था, एक तत्वाद्य यंत्र था। अब इसमें अभी तक हमने एक सुरनाई ही पढ़ा है, तो आप ऑप्शन को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में सुरनाई की सारी बातें याद आनी चाहिए कि 2 बांसुरियां होती है, और किस टाइप का है, तो ये ऊपर लिखा हुआ ये नाम से पवन वाद्य यंत्र है। और 2 बांसुरियां होती है, एक में 7 छेद होते हैं, एक में 4 छेद होते हैं। फिर उनको जो इनके छेद है उसको बंद करके सुर को परिवर्तित किया जा सकता है, जैसलमेर बाड़मेर में प्रयुक्त होता है। अलगोजा अपना राज्य वाद्य यंत्र है, इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, और नागफणी को भी पढ़ेंगे। और अब इसने लिखा है कि कौन सा पवन वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसका उत्तर एकमात्र ऊपर भी अपने को दिख गया, कमांचा होगा। कमांचा किस ऑप्शन में देखिएगा, तो अपना एक नहीं है, तो एक को सबसे पहले काटते हैं, एक ऑप्शन कटा। 2 नहीं है तो 2 को काट देते हैं। 3 भी नहीं है तो 3 को, या फिर सीधा 3 को काटे तो 3 सब में कट गया। अब पीछे ऑप्शन बचा अपना ये। फिर अगला है शहनाई। तो शहनाई के बारे में तो भाई कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ सुशीर वाद्य यंत्र है, और इसकी संरचना है जिसमें 8 छेद होते हैं, और ये शीशम सागवान से निर्मित होता है। और शहनाइयों को तो हम सब ने कई बार मूवी में देखा है, आसपास की शादियों में वगैरह सब जगह देखा है, तो अपने को पता ही है कि इसका जो वादन है वो पवित्र माना जाता है। अतः प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे उनके वहां पर तो सदैव शहनाई का वादन होता रहता था, और वैवाहिक अवसरों पर भी शहनाई का वादन होता है। और शहनाई के जो मुख्य कलाकार हैं, जो शहनाई के उस्ताद कहे जाते हैं, उस्ताद बिस्मिल खान, इसके बारे में तो हम स्कूल के समय भी पढ़ते थे कक्षाओं में कई बार। और राजस्थान में जो शहनाई की प्रसिद्ध वादन करने वाली है वो है मेवाड़ की मांगी बाई। इसके बारे में एक प्रश्न देखते हैं, शहनाई के बारे में स्टेटमेंट के रूप में एक प्रश्न आया हुआ है। तो शहनाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो उसमें पहला है कि इसमें नली में 5 छेद होते हैं जिनका उपयोग राग बजाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर होता तो मैं आपको ऊपर पढ़ा देती, ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी। दूसरी बात, हमने ये भी देखा कि इसमें कितने होते हैं, 8 छेद होते हैं। तो ये जो 5 इन्होंने लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर तो ये कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल खान को इस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। दैट्स करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें आप देखिएगा 2 नंबर सही है। आप इधर जो इमेज में देख रहे हैं बिस्मिल खान जी हैं, और ये शहनाई का वादन कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे शंख। तो शंख भी अपन जिस टाइप में पढ़ रहे हैं उसी में ही है, और ये समुद्र से प्राप्त होता है, और मंदिरों में और युद्ध के समय शंख का प्रयोग होता है। ये अपने को सबको आता है, बस एक बार ये कि एग्जाम में दिखते ही याद आ जाए, इसके लिए मैंने लिखा है। सिंकी है, ये जोगी जाति द्वारा प्रयुक्त
होती है। तो इसमें से अगर प्रश्न आने की ज्यादा संभावना होती है तो वो शहनाई का मान सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान जी का पूछ सकते हैं। और सतारा अपने को याद होना चाहिए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे जो वो है अपना मशक। तो सबसे पहले मशक जब शुरुआत में मैं भी पढ़ती थी तो मेरे को भी याद नहीं रहता था क्योंकि इधर थोड़ा कम प्रयुक्त होता है। तो अब मशक को याद देखिए, पहले इमेज देखिए, ये है मशक। तो मशक जो है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कपड़े जैसा, तो यहाँ पर चमड़े की सिलाई करके निर्मित किया जाता है इसको। और इसको भैरू जी के भोपे प्रयुक्त करते हैं, इसको भैरू जी के भोपे प्रयुक्त करते हैं। आप मशक की इमेज देखिए और इन दो फैक्ट को याद रखना है और किस प्रकार का है वो अपने को पता ही है। सुशीरवादी यंत्र है ये, यहाँ से इनको फूंक डाल के और बंद करके वगैरह बजाया जाता है। अगला अपना वाद्य यंत्र है वो है मोरचंग। इसे जिसे बोला जाता है मोरचंग को ज्यूप हार्प भी कहा जाता है। मोर चंग को क्या कहा जाता है? ज्यूप हार्प। और लंगा गायकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो ज्यूप मोरचंग के बारे में हमने क्या पढ़ा? इसको ज्यूप हार्प कहा जाता है और लंगा गायकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जनरली लोहे का, पीतल इत्यादि का बना हुआ होता है और इसको अपने ओठों के बीच में रख करके बजाया जाता है। आप इसको देखिए, इसको नाखून से ऐसे किया जाता है और ओठों के बीच में रख करके इसको बजाया जाता है। ऐसे कंपन उत्पन्न करते हैं वो, जिससे कंपित होकर ये बजता है। और अगला हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने को इसके बारे में सब चीजें आनी चाहिए। अपना राज्यवादी यंत्र है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान से इसको देखना है। राजस्थान का राज्यवाद्य यंत्र है, सबको ही पता है, और दो बांसुरियों को जोड़ करके बनाया जाता है। अभी हम इमेज देखेंगे। सामान्यतः एक बांसुरी का आकार दूसरी बाड़मेर, से बीकानेर, बड़ा। जयपुर और टोंक इत्यादि में किया जाता है। तेजाजी की जीवन गाथा, ढोला मारू नृत्य, डिगीपुरी के राजा के अर्चन और भवाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम देख रहे थे कि कौन कौन से अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम ये देख रहे हैं कि भील और कालबेल या जनजातियां भी इसका प्रयोग करती हैं। जयपुर के पदमपुरा के रामनाथ चौधरी जी हैं, वो इसका नाक से वादन करते हैं। और आगे आगे अपन इमेज में भी देखेंगे कि किस प्रकार से इसको नाक से बजाया जाता है। अब आप एक अगला प्रश्न देखिए, वो ये है कि अलगोजा किसके द्वारा बजाया जाता है? तो इसके ऑप्शन में है पैर, हाथ, नाक और मुंह। आप सोचिए, फिर मैं उत्तर बताती हूँ। आपने अभी भी देखा, तो इसका उत्तर है वो है मुंह। लेकिन अगर इसमें विकल्प चेंज किए जाते हैं तो इसमें ऐसे भी आ सकता है 1 और 2, और एक और विकल्प बन सकता है, वो ये बन सकता है कि 1, 2 और 3। और जो एक और विकल्प बन सकता है इसमें, वो बन सकता है 3 और 4, और चौथा विकल्प बन सकता है इसमें से कोई नहीं। अगर ऐसा विकल्प बन सकता है तो अपना उत्तर इसमें 3 और 4 होगा, क्योंकि अपन ने देखा चौधरी साहब किससे बजाते हैं? नाक से भी बजाते हैं। और अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? अगला अपन प्रश्न देख रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि ये तबला प्रकार का तो नहीं है, मतलब तबला नहीं है ये, और तार नहीं है ये, इनमें से कोई नहीं भी होगा। और काष्ठ वाद्य यंत्र है, क्योंकि आप चौधरी साहब के हाथ में देख सकते हैं कि ये लकड़ी का बना हुआ है। आगे हम जो वाद्य यंत्रों को देखेंगे वो है अपने नागफणी और नड़। तो जो नागफणी है उसके बारे में हम देखेंगे कि ये नाग और फणी, इस शब्द से ही अपने को ध्यान रखना है कि ये किसका बना हुआ होता है, सॉरी इसकी आकृति कैसी होती है। तो नाग के फण जैसी इसकी होती है। तो ये पीतल की सर्पाकार नली होती है, जिसके पिछले हिस्से में क्या होता है, एक छेद होता है, और इस छेद के माध्यम से फूंक दे करके इसको बजाया जाता है। और हम सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या होगा, एक सुशीर वाद्य यंत्र होगा। अगला वाद्य यंत्र जो हम पढ़ेंगे वो है अपना नड़। और नड़ में भी ये याद रखना है कि ये क्या है,
एक सुशीर वाद्य यंत्र है और इसके बाद इसमें जो मुख्यतः याद रखना है वो है इसके प्रसिद्ध वादक का नाम कर्णाभील। इसके पास आप जो चित्र देख रहे हैं वो चित्र नर का नहीं बल्कि सर्पों को मोहित करने की अद्भुत क्षमता रखने वाली पुंगी का है, जिसे कालबेलिया और आदिवासी जनजाति के सपेरों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। आप इमेज में भी देखिए ये महानुभाव किस प्रकार से सांप को मोहित कर रहे हैं। अगला वाद्य यंत्र जो हम देखेंगे मुरली, तो मुरली भी सुशीर वाद्य यंत्र है। इस पर बहुत सारे आप छेद देख सकते हैं जिनको बंद करके या खुला रख के इसके स्वरों को नियमित किया जाता है। और मुरली जो होता है वो होता है पुंगी का परिष्कृत रूप। तो इस प्रकार से हमने पुंगी को देखा, मुरली को देखा, आगे हम देखेंगे टीटी को मतलब तुरही और तारपी। तो तुरही को आप इमेज के माध्यम से देखिए, आप देखोगे कि पीतल की दो मुहा नली आकृति की एक नोकदार संरचना आपको दिखाई दे रही है और चूंकि हम ऊपर देख ही चुके हैं कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। और आगे हम तारपी देखेंगे तो तारपी में हमने कथोड़ी जनजाति पढ़ी थी कब, जब हम लोक नृत्य पढ़ रखे थे और हमने उस टाइम कथोड़ियों से थोड़ा मावा मंगवाया था। तो थोड़ा मावा कब ला रहे थे, हम होली पर लेके आ रहे थे, तो कथोड़ी उसी कथोड़ी जनजाति का वाद्य यंत्र है वो तारपी है। आगे हम देखेंगे युद्ध का प्रमुख वाद्य यंत्र बांकिया और बांकिया का हम देखेंगे कि ये बिगुल की आकृति के समान होता है और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो वो एक सुशीर वाद्य यंत्र है। आप इमेज में देखिए कि ये पीतल से निर्मित एक वाद्य यंत्र होता है और जिसका वादन है वो ढोल और थाली के साथ में किया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बांकिया के बारे में कि सरगड़ों की खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सरगड़ों का जो खानदानी वाद्य यंत्र है वो अपना बांकिया वाद्य यंत्र है। तो इस प्रकार से हमने बांकिया वाद्य यंत्र के बारे में देखा, जिसमें सबसे पहले ये देखा कि ये सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र होता है, पीतल से निर्मित होता है, सुशीर वाद्य यंत्र है, बिगुल की आकृति का वाद्य यंत्र है और ढोल थाली के साथ इसका वादन किया जाता है। और इसके बाद में हमने ऊपर देखा था टी और टी, तुरही और तारपी। इसमें मुख्य तो वही फैक्ट याद रखने हैं कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है और कथोड़ी जनजाति का वाद्य यंत्र कौन सा है, तारपी है। ऊपर हमने पुंगी के बारे में देखा था, सर्पों को मोहित करने की अद्भुत क्षमता रखती है और सुशीर है। और मुरली में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से छेद के माध्यम से स्वरों को नियमित किया जाता है। नागफणी में वही याद रखना है सुशीर और नड़ में मेनली याद क्या रखना है, कर्णाभील इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। ऊपर हमने देखा था राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा और अलगोजा में हमने क्या देखा था, पहले प्रश्न देखे थे जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि विकल्प चेंज करके किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं और आपको भी दिमाग में ऐसे विजुअल इमेज बनानी है कि और कौन से विकल्प बन सकते हैं इसके वगैरह। और काष्ठ वाद्य यंत्र ये लकड़ी का बना हुआ होता है, ये भी हमने देखा था। ऊपर ये देखा था कि अलगोजा किन किन अवसरों पर बजाया जाता है और उसके ऊपर मोरचंग देखा था जिसको ज्यूज हार्प भी कहा जाता है। लंगा गायक इसके प्रयोग करते हैं। लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिसको ओठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। और उसके ऊपर देखा था मशक। मशक में क्या देखा था हमने कि ये चमड़े का बना होता है और भैरू जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं और इमेज के थ्रू हमने याद किया था। शंख और शहनाई के बारे में देखा था जो हमको पता है फिर भी हमने परीक्षा की दृष्टि से आसानी से याद है इसलिए देखा था। तो समुद्र से प्राप्त होता है, सुशीर होता है और मंदिरों में प्रयुक्त होता है। सिंघी जो था वो जोगी जाति के द्वारा प्रयुक्त होता है। और उसके ऊपर हमने शहनाई देखा था, तो शहनाई के बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में देखा था, प्रश्न देखा था जिसमें एक स्टेटमेंट गलत था जिसमें 5 लिखा था, उसकी जगह पर 8 लिखा हुआ होना चाहिए था, छेद के बारे में था। और पवित्र होता है, राजा महाराजाओं के यहाँ पर वादन होता रहता है, इत्यादि चीजें हमने देखी थी। और इसमें ये जो प्रश्न था ऐसे और स्टेटमेंट भी बन सकते हैं। आप इसमें 5 की जगह 8 को लिखा हुआ ध्यान में रखना है। फिर हमने देखा था कि राजस्थान में मांगी बाई है वो इसकी प्रसिद्ध वादिका रही है और सुरनाई के बारे में भी देखा था। तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है और इस वाद्य यंत्र को गीला करके बजाया जाता है। ढोली, मांगड़ियार इत्यादि द्वारा ये प्रयुक्त होता है।
और फिर हमने देखा था कि पवन वाद्य यंत्र अगर लिखा है तो इसका मतलब भी यही होता है और हमने विकल्प देखे थे। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने मुख्यतः सुशील वाद्य यंत्रों को पढ़ा, कुछ बचे हुए तत्व वाद्य यंत्रों को पढ़ा, कल के तत्व वाद्य यंत्रों को रिवाइज किया। आप सभी इसको ध्यान से देखिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर दें और इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।